जम्मू और कश्मीर में स्टेट लैंड, घाचराई और रोशनी लैंड जिन जिन लोगों के पास है वो पिछले कई दिनों से बहुत परेशान हैं। परेशानी का सबब ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि आपको स्टेट लैंड, घाचराई और रोशनी लैंड पर जो जो लोग भी रह रहे हैं उनको अब वहाँ से हटाया जाएगा। दो बातें हैं, एक ये कि क्या उन लोगों को हटाया जाएगा जिनके पास कई कनाल ज़मीन है, या वो लोग भी इसके जद में आएंगे जिनके पास बस इतनी ही ज़मीन है कि उन्होंने अपने 2-3 कमरे बनाए हैं। लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग, ख़ास तौर से पीर पंजाल जहाँ से मैं आता हूँ और जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, वहाँ ज़्यादा आबादी ऐसी है जो गाँव से, देहात से शहरों की तरफ 90s की मिलिटेंसी की मार झेलने के बाद शहरों की तरफ आई थी। पीछे मिलिटेंट्स ने उनके घर जला दिए, यहाँ 2-2, 3-3 कमरे उन लोगों ने बनाए और अब ये डर उन्हें सता रहा है कि जम्मू और कश्मीर की सरकार का बुलडोज़र कब उनके घर पे चलेगा। ताज मीर साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर, एडवोकेट जमान साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। जम्मू और कश्मीर में ये जो सरहदी इलाका है, पुंछ की नब्ज़ को और पुंछ में रहने वाले लोगों की नब्ज़ को ताज मीर साहब और एडवोकेट जमान साहब बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ताज साहब, जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ताज साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ताज साहब, ये जो ऑर्डर है, स्टेट लैंड है, रोशनी के तहत जिनके पास ज़मीन है, काचराई है, उनका एक डाटा सरकार ने तैयार कर दिया है। अभी अभी ये पता चला है कि तहसीलदार सुरन कोर्ट ने इंक्रोचमेंट के ऑर्डर भी दे दिए हैं। कैसे देखते हैं ताज साहब आप इसको? आप देखिए कि पहले तो शुक्रिया आपका कि आप इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए। ये गरीब लोगों की आवाज़ थी। आपको मैं बताऊं कि हमारी स्टेट जो है वो नॉर्मल हो रही थी, मिलिटेंसी का तकरीबन खात्मा हो रहा था, तो डेवलपमेंट की ओर यहाँ काम हो रहे थे। तो हम भी चाहते थे कि ये स्टेट जैसे कि पहले था नहीं अपनी नॉर्मल हो जाए। लेकिन एक बात यह है कि आप देखें कि आज जो ये कानून पास कर रहे हैं, इसी कमरों में बैठ कर जो बैरोक्रेट है जिनके पास स्टेट लैंड थी, कहा चराई की बात चली, तो पीर पंजाब में तो आप देखें कि गरीब लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारी कमाई जो है लगाकर 2-2 कमरे झुंडियाँ बनाई आपने। तो हुकूमत ये जो कानून पास करी है, इससे तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हालात ख़राब हो जाएंगे। हम लोगों से मिले, लोगों से हमारी बातें हुई हैं, वो लोग जो आज सड़क पर आ जाएंगे, आप मुझे बताइए वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने फिर नेचुरली है कि हल्ला गुल्ला करना है, और हल्ला गुल्ला करना जब तो स्टेट के वही हालात ये फिर बनाना चाहते हैं। एलजी इंतजामिया से हमारी अपील है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इन बैरोक्रेटों से बचें। इन्होंने पहले ही स्टेट की तबाही बर्बादी की, अब फिर उसी बर्बादी के पीछे इन्हीं का हाथ होगा। ये क्या चाहते हैं? ये बैठकर फैसले जो लिए जाते हैं कमरों में, ये फैसले नहीं होते हैं। ग्राउंड लेवल पर इनको देखना चाहिए। आज आप देखेंगे लोगों में काफ़ी रिजेंटमेंट है, और लोग की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे, लोग इस परेशान हैं। तो इस परेशानी का यही हल है कि इनको अपने ऑर्डर वापस लेने चाहिए और लोगों को बहाल करना चाहिए। लोगों को में ऐसी कोई बात ना हो कि तलखी हो कि लोग अपने घरों को छोड़कर बाल बच्चों को लेकर सड़कों पर आ जाए, तो फिर इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ताज साहब, ये जो बहुत अहम इशारा आपने किया कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, एसी कमरों में बैठकर ये उन लोगों के फैसले करते हैं जो सरहद पर रहते हैं। एक बात ये भी सुनने में आती है सर कि अगर हम सेक्रेटरीट की जानिब जाएं तो सेक्रेटरीट में जम्मू और कश्मीर के मुलाजिम बड़े ओहदों पर आपको कम मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक बाहर से लोग आए हैं। एक ये भी वजह है कि उनको समझ ही नहीं है इस टोपोग्राफी की, यहाँ के रहने वाले लोगों की, इनकी मुश्किलात की, कि ये कैसे शहरों की तरफ आए थे सर। मैंने सर वो यही आपको पहले ही ये कहा कि ये जो बैरोक्रेट ये कमरों में, इसी कमरों में बैठकर बनाते हैं। आपको यूपी का, अगर बिहार का है, बाहर का आकर हमारी स्टेट में सेक्रेटरीट में वो है, चीफ सेक्रेटरी और किसी लेवल का भी है, उसको क्या पता कि सरहदी इलाके की रखवार की क्या कंडीशन है? इसको क्या पता कि मंडी में अढ़ाई, लोरन और साविया गणे की क्या कंडीशन है? ये तभी हो सकता है कि जब यहाँ पर ये अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मशवरा लें कि इन लोगों की हालात क्या है, ऊपर बैठ कर ये करेंगे। अब जो भी प्रॉब्लम आएगी, मैं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कि प्रॉब्लम आप लोगों को लिए आएगी। ये तो ऊपर बैठ कर इन्होंने तो कानून पास कर दिया, और अभी सुना कि कोई तहसीलदार है सोनकोट का, उसने तो ऑर्डर दे दिया है कि वहाँ बुलडोजर लगाना शुरू कर दो। तहसीलदार साहब संभल के चले, ये लोग इतने कमज़ोर नहीं है कि जैसे आपके बुलडोजर से ये काम चल जाएगा। आप अगर हालात ख़राब करना चाहते हो करो आप,
तमाम लोग इसके हिंदू मुसलमान सिख एक होकर इस वक्त इस स्टेट के हालात और खासकर पीर पंजाल के हालात ठीक करने में काफ़ी रोल अदा कर रहे थे। आज ये खुद सड़कों पर ला रहे हैं। बात यह है कि इनको एलजी इंतजामिया को चाहिए यहाँ पर भेजें, इन लोगों को देखें आकर के इन इलाकों की हालत क्या है। सेक्रेटरीट में बैठकर ये काफ़ी पी कर और ये कानून पास करते हैं, ये स्टेट के हालात फिर ख़राब करेंगे, जिसकी प्रॉब्लम फिर दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट को और एलजी इंतजामिया को आएगी। भाई साहब, एक ये बताइएगा कि आमतौर पर हम मतलब देखने में आता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो राब्ता कायम करती है शहर के, गांव देहात के मुअज़्ज़ज़ लोगों से, उनको कुछ चीज़ें समझाती है, उनसे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करती है कि अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, या उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश रहती है सरकार की। क्या इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने आप लोगों से किसी से बात की कि हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं सर? उसमें ये कि कुछ वकलादार या कुछ और लोग भी, सिविल सोसाइटी के लोग भी इस हिसाब से इस से मिले थे। उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से आर्डर है, कल यहाँ कोई हालात ख़राब होंगे वो नहीं आएंगे यहाँ पर, फिर डी साहब और एस ने करना। इन्हें चाहिए कि यहाँ से लोगों की जो रिजल्टमेंट है, जो लोगों के जज्बात है, उन्हें ऊपर तक पहुँचाने चाहिए। न जाने ये क्यों रहती है, वो जो लोगों के जज्बात है उनको क्यों नहीं पहुँचाने चाहते। तो हालात जब ख़राब होंगे ये डीसी और एसपी पे इल्ज़ाम लगाएंगे जी उन्होंने हालात कंट्रोल में नहीं किया, जबकि ऑर्डर ये ऊपर से इशू करते हैं। इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम अपील करेंगे कि आपको लोगों के जो जज्बात है वो ऊपर तक पहुँचाने चाहिए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये खुद जिम्मेदार होंगे। अगर ये कुछ हालात ऐसे फिर ख़राब करना चाहते हैं तो इसकी तमाम जो है वो इल्ज़ाम लगेंगे इसी गवर्नमेंट पर लगेंगे। अब आप देखें कि काफ़ी हालात ठीक थे, लोग मिल रहे थे, स्टेट को ये चाहते थे कि ये डेवलपमेंट स्टेट बने, वो पत्थरबाजी वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो तमाम लोग खुश थे कि ये अच्छी तरह यहाँ काम चलेगा। लेकिन जो ये इन्होंने नया कानून पास किया, मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोल कर सकेंगे इस बात पर। ज़मान साहब, मैं आपसे कानूनी नुक्ता नज़र से ये समझने की कोशिश करूँगा। जिन कानूनदान हजरात से मेरी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि सरकार खुद ऑनरेबल हाई कोर्ट में गई है। एक तरफ सरकार कोर्ट में जाती है कि हम इनके लिए कोई लाएअमल तैयार कर रहे हैं, अभी कोई बहुत जल्दी नहीं है, और दूसरी तरफ सरकार ही की तरफ से एक हुक्मनामा ये आता है कि स्टेट लैंड काचराई और जो रोशनी लैंड पे लोग हैं उनको अब ज़मीनें या मकानात खाली करने पड़ेंगे। तो कानूनी नुक्ता नज़र से ये समझाइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या सरकार का ये दौरा मयार नहीं है कि कोर्ट में कुछ है और ऑर्डर कुछ और है सर? देखिए, सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक बड़े नाजुक इशू को लेके आए हो। एक सेंसिटिव इशू है ये। अभी अभी आपने ये बात की, देखिए आज से कोई 10 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी ने एक ज़बानी अखबार के ज़रिए हुक्म दे दिया कि ये आप 3 महीने के अंदर अंदर ये जो है स्टेट लैंड घास चराई या रोशनी अटके हवाले से बेदखलियाँ करें और कंस्ट्रक्शन रिमूव करें। अभी तो शायद सूखे ही नहीं थी, तो ठीक 9 जनवरी को जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि आप 31 जनवरी से पहले पहले इस चीज़ को जो रिमूव करके और रिपोर्ट करें। और वो इसका सहारा ले रहे थे कि वो हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने एक फैसला दिया कि वो तमाम डीसी एसपी इसको स्क्रूटनाइज करेंगे, देखेंगे और रिपोर्ट देंगे कि बेदखलियाँ हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अभी अभी जो सवाल आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, कि एक जजमेंट आई थी डिवीजन बेंच की जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी थी। एक डिवीजन बेंच का फैसला 2019 में आया था, तो वो आया तो उसमें यह था कि तमाम जो जजमेंट थी कि रोशनी एक्ट के हवाले से तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या रोशनी के हवाले से जो भी जहाँ जहाँ काबज हैं, तो उनको बेदखल किया जाएगा। ये जजमेंट आई थी। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद अपनी जो यूटी जब लग गई, एस 370 टूट गया, 35 से टूट गया, यूटी नाफिज होगी, उसके बाद अपनी गवर्नमेंट के जो कंसर्न सेक्रेटरी है 4 दिसंबर 2020 को ये रिव्यू लगाते हैं उस ऑर्डर के गीता मित्तल के खिलाफ हाई कोर्ट में कि इसको रिव्यू किया जाए। और ये डिमांड की उन्होंने, एक रिक्वेस्ट करी रिव्यू में कि हमें जितने भी गरीब लोग हैं, जो भी लाचार, जो जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास 3 कनाल, 3 मरले, 5 मरले, 10 मरले, जिन्होंने मकान बनाए हैं, खोखे बनाए हैं या कुल्ले बनाए हैं, ये जो भी कंस्ट्रक्शन की है, इनकी तरफ एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए, ऐसी चीज़ बनाया जाए ताकि इन लोगों को बेदखल ना किया जाए। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो गीता मित्तल जी ने जो फैसला किया था
रोशनी एक्ट के वाले, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील चली गई और सुप्रीम कोर्ट में स्टिल वो अपील पेंडिंग है। ये चल नहीं रही थी तो हमारे अपने सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके जब ये रिव्यू चली तो उन्होंने वहाँ पे दिया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक रिव्यू लगाई है हाई कोर्ट में, हम उसको देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जाके पहले उसको जो रिव्यू है उसको देखें। मैं समझता हूँ आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया ताज साहब से, मैंने हैरान हूँ कि ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो बाहर के लोग हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, जो IAS हैं, जो भी IPS हैं, ये देखिए ये ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं, कोर्ट्स के आर्डर को नजरअंदाज कर रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उत्तराखंड में कि वहां पे 40,000 लोगों को आबाद किया गया, उनको रीऑर्गेनाइज किया गया, उनको रेगुलेशन कर गया, उनको आबाद किया गया। अब यहाँ भी यूटी है और यहाँ के लोग गरीब माजूर, आप पीर पंचाल की बात कर रहे हैं, ये जो आर्डर है ये जम्मू कश्मीर में लागू है और जब ये जम्मू कश्मीर लागू होगा तो तकरीबन 17 लाख आदमी जो है ना वो हिट होगा इससे, और तमाम गरीब लोग, मासूम लोग, लाचोर लोग, गांव के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकवाल, पहाड़ी, ये सब हिट हो जा रहे हैं। और ये लोग, तो मैं हैरान हूं कि ये क्या आर्डर पास कर रहे हैं। एक तरफ रिव्यू पेंडिंग है, ये हाई कोर्ट को आर्डर जो डायरेक्शन है, जो मसला पेंडिंग है उसको नजरअंदाज करके कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू ये आर्डर पास करे और एक डेडलाइन कर दे इस कड़ाके की सर्दी में। और इतनी सर्दी बर्फ पड़ रही है, कौन सा तूफान टूट पड़ा है। रिव्यू को डिसाइड होने दो, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को मैं जनाब, ये जब सुप्रीम कोर्ट जहां तक कहती है कि किसी को बगैर सुने, बगैर उसको सुने उसको उसके खिलाफ कोई आर्डर पास नहीं होना चाहिए। आपने जो बात की ना ताज साहब से कि ये जो बाहर के ऑफिसर आते हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर हो या जितने भी आला अहदे पे जम्मू कश्मीर के वो हैं, ये क्या कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि ये जो लागू है 370 के बाद, टूटने के बाद, 35 के बाद, जितने भी एक्ट जो लागू हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, उसमें रेवेन्यू एक्ट जो ऐसा है जिसमें सेक्शन 13, 14, 12, 15 जो है ना रिवीजन करने के लिए दी गई है। और ये क्या करते हैं कि ये ना सुनते ना अपील, उसके लिए भी टाइम होता है। 99 दिन के अंदर आपने रिव्यू करना है, रिवीजन करनी है, जो करनी है। लेकिन हैरानगी की बात है कि ये हुकूमत जो है ना, ये क्या कर रही है, ये ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सबरदार किया जा रहा है, उसको फेल करने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन, भाईचारा, शांति हो, इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, यहाँ लोग आबाद हों। ऐसे हालात में जबकि बड़ा अच्छा माहौल था, ये एक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे हिंदुस्तान के आइन की पासदारी होनी चाहिए। 12 से लेके 21 तक जो आर्टिकल हमारे हैं ना, वो राइट टू कहते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू ब्रदरहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइफ, उसकी इज्जत का सारा ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। और मैं अपील कर लूंगा आपकी वसातत से, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, क्योंकि उनके अंदर ये आता है पूरा जम्मू कश्मीर जब यूटी है, तो वो इंटरफेयर करें और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इंटरवीन करें, ये देखें कि ये कौन से ऑफिसर हैं जो ये हालात खराब करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये नहीं चाहते कि यहाँ पे, ये ऑफिसर चाहते हैं कि यहाँ पे अमन, शांति, भाईचारा, पाक और हिंदुस्तान मजबूत हो। मेरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, नाज़रीन शुक्र लेके आए हो। यहाँ पे ऐसे ऐसे हालात बन रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ लोग तो सड़कों पर उतर आएंगे, जो बेदखल होंगे। हम बड़े बड़े जो बिग फिश हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेन माफिया की बात नहीं कर रहे हैं, जिनके पास 4-4 हजार रकबा है, या जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, मासूम लोगों की बात कर रहे हैं। और आपकी वसासत से हम ये अपील कर लेंगे, खुदा इनमें इंटरवीन करें और इन लोगों को बचाएं, इनकी ज़मीन, इनकी मकान, इनकी देख रेख करें। ये मुझे बताइए, पहाड़ों में जाके कोई यूनिवर्सिटी बन सकती है या कोई सेक्रेटरी बन सकता है? उनके पास दो यही एक किला रकबा होगा। वो आप एक वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हो, लोगों को बचाने के जब लोग ही नहीं होंगे तो कैसे ये निज़ाम चलेगा। हम चाहेंगे कि इसमें इंटरवीन करके ये मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। अदरवाइज ये लोग हालात कहीं ये जम्मू कश्मीर सिविल वार की तरफ में दौड़ पड़े, कोई ऐसे हालात ना बन जाए। हम चाहते हैं यहाँ पे रह के हम अमन, शांति, भाईचारा रखें और हुकूमत को भी चलाएं और देख के, और हुकूमत से अपील करूंगा कि इन लोगों का ख्याल रखें। हुकूमत को लोगों का ख्याल रखना चाहिए और हुकूमत होती भी इसीलिए है कि वो लोगों का ख्याल रखे। लेकिन ये जो ऑर्डर इस वक्त हमारे सामने है, उसे पढ़ते हुए लगता नहीं है कि हुकूमत आम लोगों का ख्याल रख रही है। जैसे ताजमीर साहब, एडवोकेट जमान साहब फरमा रहे थे कि बात बिग फिशेस की नहीं कर रहे हैं। वो गरीब लोग जो 2 मरले 4 मरले एक कनाल में बड़ी मुश्किल से कई सालों से रह रहे हैं,
बात उनकी हो रही है। अगर ये बुलडोज़र का रुख उनकी तरफ भी होता है तो वो बेयारो मददगार और गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ये सोचना बहरहाल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का काम है।